Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, we will talk about the second part of female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने डिटेल से बात की और इसके बारे में और इसके साथ साथ यूट्रस के बारे में, यूट्रस के लेयर के बारे में. आज हम इसके जितनी भी रिमेनिंग पार्ट है और इसकी जितनी भी फिजियोलॉजी है, ओवा फॉर्मेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, टुडे वी विल टॉक अबाउट यूट्राइन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं. देखिए, यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब्स वो ट्यूब्स हैं विच कनेक्ट ओवरी टू द यूट्रस. वो ट्यूब जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब या इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब. अब देखिए, फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है. तो देखिए, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन ओवरी एंड यूट्रस. ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें. और दूसरी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? रिसीव द ओव्यूलेटेड ओसाइट्स, यानी जब ओव्यूलेशन हो जाए, जब ओवा की फॉर्मेशन हो जाए, ओसाइट्स बन जाए, ओवा बन जाए, तो ये ओवा जो है यहाँ से यानी ओवरी से ये ओवा आ जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब. यानी फेलोपियन ट्यूब्स ओवरी से ओवा को रिसीव करता है. प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. दूसरी बात यह है कि यूट्राइन ट्यूब के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज यहाँ से ओवा आ गया, इसी साइड पे पहुँच गया, नीचे से स्पर्म पहुँच गया. अब देखिए, स्पर्म्स और ओवा की जब कम्बिनेशंस हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि फर्टिलाइजेशन अकर या फर्टिलाइजेशन हैपन इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब अटैच टू द यूट्रस. ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ अटैच होती है. जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये फर्टिलाइज्ड एग नीचे आके यहाँ पे इसकी इम्प्लांटेशंस होती है, यूट्रस के वाल्स के साथ उसकी अटैचमेंट होती है. सपोर्टेड बाय द ब्रॉड लिगामेंट्स. और फेलोपियन ट्यूब्स को ब्रॉड लिगामेंट के ज़रिए ये पेल्विक कैविटी के साथ अटैच होता है. यानी इसके सपोर्ट्स के लिए जो लिगामेंट्स है वो है ब्रॉड लिगामेंट्स. यूट्राइन ट्यूब्स फंक्शन, यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स के फंक्शंस क्या है? देखिए, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर जो है स्मॉल एक्सटेंशन या स्मॉल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सिलिया एंड फेम्ब्री. अब सिलिया क्या है और फेम्ब्रीज क्या है? यहाँ पे स्मॉल स्माइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सिलिया एंड फेम्ब्री. अब इन सिलिया और फेम्ब्रीज का क्या काम है? जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटेंशंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पे ये अटैचमेंट करता है, कुछ जगहों पे ये सेक्स उसके जितनी भी कंटेंट है, डीएनए आरएनए है, वो ट्रांसफ़र कर लेता है. इसी तरह यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्शंस है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम कहते हैं फेम्ब्री एंड सिलिया. अब फेम्ब्रीज क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द डिस्टल एंड्स दैट रिसीव द ओसाइट. वो डिस्टल रीजन, यानी मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ओवरी की तरफ जो रीजन सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसको हम कहते हैं डिस्टल रीजन. ये फेम्ब्री इस डिस्टल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और ये ओवा को रिसीव करता है. कहाँ से? ओवरी से. यानी ओवरी के अंदर जब ओसाइट की फॉर्मेशन हो जाए तो ये ओसाइट ओवरी से आता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ फेम्ब्री. सिलिया का काम क्या है? सिलिया इनसाइड द यूट्राइन ट्यूब्स स्लोली मूव द ओसाइट्स टुवर्ड द यूट्रस. अब देखें, इसके नीचे एरियाज में यहाँ पे पाए जाते हैं सिलिया और ये सिलिया इस ओसाइट्स को नीचे लेके आता है इन टुवर्ड्स द यूट्रस. ये यूट्रस की साइड पे मूवमेंट करते हैं. तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. फेम्ब्री का काम ये है कि ये ओवरी से ओवा को रिसीव करता है और ये डिस्टल रीजन पे प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब्स की. दूसरी यहाँ पे स्मॉल एक्सटेंशन या फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम सिलिया कहते हैं. सिलिया मजीद मूवमेंट देता है इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब्स, ओसाइट को मजीद मूवमेंट देता है और ये ओवा पहुंच जाती है इनटू द यूट्रस. फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द यूट्राइन ट्यूब यूजुअली एट इट्स इम्पोला. देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द ओवरी और इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. तो आप लोगों ने मार्क करना है फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब. तो यूट्राइन ट्यूब्स का वो पार्ट जो कि नज़दीक है यूट्रस की जिसको हम कहते हैं एम्पोला. एम्पोला ऑफ यूट्राइन ट्यूब, इस एरियाज को हम कहते हैं एम्पोला ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स. यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे आकर होती है, यहाँ पे हैपनिंग होती है फर्टिलाइजेशन. तो मतलब ये है कि 1/3 यानी ये 1/3 एरिया है. अगर हम इसकी लेंथ मालूम करें तो ये 1/3 हिस्सा है. तो 1/3 ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स देयर अकर्स फर्टिलाइजेशन और इस एरियाज को हम कहते हैं एम्प्यूला.
अब यहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटीज है जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप लोग बार बार इसके बारे में जो है वो सुनेंगे यूर क्लिनिकल लाइफ में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? तो देखिए, जिस तरह हमने बात की कि फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है एग और स्पर्म्स की, और फिर सीलिया के जरिए ये फर्टिलाइज्ड एग आ जाता है इनटू द यूट्रस। तो देखिए, कुछ कंडीशंस में इस तरह होता है कि जब यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये फर्टिलाइज ओव्यूम ये नीचे नहीं आता, विद द हेल्प ऑफ सीलिया ये यूट्रस की तरफ मूवमेंट नहीं करती, बल्कि ये इस फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे ये इम्प्लांट होता है। और इस टाइप के प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी द प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज ओवम implants to the wall of the fallopian tube instead of the uterus। नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये यूट्रस के वाल के साथ अटैच हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में ये यूट्रस के वाल के साथ अटैच होने की बजाय ये अटैच होता है विद द वॉल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वेजाइना क्या है? वेजाइना के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सटेंडेड फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। देखिए, हमने इस शक्ल में हमने अंडरस्टैंड किया था कि फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद यहाँ पे आ जाती है इसी तरह ये एक ओपनिंग टाइप का एरियाज है जहाँ पे प्रेजेंट होता है मुख्तलिफ किस्म के क्लाइटोरस, और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है सर्विक्स। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम कहते हैं सर्विक्स, और ये सर्विक्स यूट्रस को सेपरेट करता है फ्रॉम द वेजाइना। तो अब सर्विक्स के बाहर जब हम चले जाए तो इस एरियाज को हम कहते हैं वेजाइना। अब ये वेजाइना कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये वेजाइना प्रेजेंट होता है इन बिहाइंड या इन बिटवीन ब्लेडर एंड रेक्टम, यानी ये ब्लेडर और रेक्टम के दरमियान जो है वेजाइना प्रेजेंट होती है। सर्व एज द बर्थ केनाल। वेजाइना जो है ये बर्थ केनाल है, यानी बेबी की डिलीवरी ये वेजाइना के थ्रू जो है आउटर इन्वायरमेंट तक होती है, यानी वेजाइना के थ्रू बेबी की पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश होती है। अब देखिए, हाइमेन क्या है? हाइमेन इज वेजाइनल म्यूकोसा विच फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली क्लोज द वेजाइना ऑन इट्स लोअर एंड अंटिल इट इज रप्चर। हाइमेन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो एक फीमेल्स में ड्यूरिंग द बर्थ वो पाई जाती है, और ये मेम्ब्रेन यूट्रस और वेजाइना को एक दूसरे से सेपरेट करती है। जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल कंटेक्ट हो जाए तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल कंटेक्ट हाइमेन मेम्ब्रेन रप्चर्स होती है, और इस रप्चर्स की वजह से फर्स्ट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती है। तो ये ब्लीडिंग इस जो है इसको शो करती है, इस चीज़ को शो करती है कि द हाइमेन मेम्ब्रेन इज इंटेक्ट। और अगर इस तरह ब्लीडिंग ना हो जाए तो ये शो करती है कि हाइमेन मेम्ब्रेन इज रप्चर। हाइमेन मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा रीजन हो सकते हैं इसके रप्चर होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से ये रप्चर नहीं हो सकती है। कुछ फीमेल्स में ये मुख्तलिफ किस्म के इंजरीज की वजह से या मुख्तलिफ किस्म के फॉल्स की वजह से भी ये मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर्स हो सकती है। तो मतलब ये है कि हाइमेन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करता है यूट्रस को फ्रॉम द वेजाइना। ये वेजाइना और यूट्रस के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, इसको हम कहते हैं हाइमेन मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल कंटेक्ट इसकी रप्चर्स होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ब्लीडिंग में ऑकर। एक्सटर्नल जेनिटिलिया या इसको हम कहते हैं व्यूल्वा। अब ये एक्सटर्नल जेनिटिलियास क्या है? जिस तरह हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटिलिया और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसी तरह हमने फीमेल में बात की इंटरनल जेनिटिलिया जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आर्गन थे। फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब्स था, यूट्रस के साथ साथ ओवरीज थी। तो ये इंटरनल जेनिटिलिया के पार्ट्स है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यानी वो जेनिटिलिया या वो सेक्सुअल आर्गन जो कि डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट है विद द एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, या इसका दूसरा नाम है व्यूल्वा। मोन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया का वो फैटी लेयर्स है जहाँ पे हेयर्स पाई जाती है फीमेल्स में, इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। यानी मोन्स प्यूबिस वो एरियाज है वेयर देयर इज प्रेजेंट फैटी टिश्यूज एंड आल्सो देयर इज प्रेजेंट हेयर्स। तो इस एरियाज को ये मोस्टली आफ्टर प्यूबर्टी ये बहुत ज़्यादा विजिबल्स हो जाती है फीमेल्स में अक्सर प्यूबर्टी के बाद। तो उसमें काफ़ी जो है ज़्यादा मकदार में यहाँ पे पाई जाती है फैटी टिश्यूज़, और वहाँ पे पाई जाती है अलॉन्ग विद फैटी टिश्यूज़ यहाँ पे पाई जाती है हेयर। तो वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का वो पार्ट्स वेयर देयर इज प्रेजेंट हेयर, इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। फैटी एरिया ओवरलैपिंग द प्यूबिस सिम्पाइसिस, और ये प्यूबिस सिम्पाइसिस यानी लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा की जितने भी पार्ट्स है ये इसके सराउंडिंग्स में पाई जाती है।
कवर्ड विद प्यूबिक्स हेयर आफ्टर प्यूबर्टी, और यहाँ पे विजिबल्स होते हैं प्यूबिक हेयर्स प्यूबर्टी के बाद, यानी बलोगत के बाद एक फीमेल्स में यहाँ पे हेयर जो है वो हेयर की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। इसके बाद दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटिलिया के। देखिए एक बात हमने की मोन्स प्यूबस के बारे में। मोन्स प्यूबस वो फैटी एरियाज है वेयर देयर इज प्रेजेंट फैटी टिश्यूज अलोंग विद हेयर्स आफ्टर प्यूबर्टी। इसके बाद दूसरा एरियाज है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसको हम कहते हैं लेबियास या इसको हम कहते हैं स्किन फोल्ड्स। तो लीबिया के दो पार्ट है, एक होता है लीबिया मेजूरा, दूसरा है लीबिया मेनूरा। ये टू पार्ट्स है लीबिया की और ये एक्सटर्नल पार्ट्स है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल इनक्लोज बाय द लीबिया मेजूरा। लीबिया मेजूरा के दरमियान एक अर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ओरिफिस, यानी यूरिथ्रा और वेजाइनल के जो ओरिफिस है, जो ओपनिंग्स है, ये इस एरियाज में यानी वेस्टिब्यूल्स के अंदर ओपनिंग होती है। बर्तुलिन ग्लैंड विच सिक्रीट्स म्यूकस एज लुब्रिकेंट, एक टाइप का ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं बर्तुलिन ग्लैंड्स, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये मुख्तलिफ किस्म के म्यूकस जो है इसकी सिक्रीशन करते हैं। इस म्यूकस के दो काम है। इस म्यूकस का ये काम, इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैपिंग काम करता है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। दूसरी ये है कि ये इस वेजाइनल सरफेस को थोड़ा सा एसिडिक बना लेता है और इस एसिडिक मीडियम की वजह से मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है डेवलपमेंट को स्टॉप किया जाता है। क्लाइटोरस कंटेन इरेक्टाइल टिश्यूज, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरस। क्लाइटोरस के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसरीज नर्व्स पाए जाते हैं और ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरियाज है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दरमियान के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया विच क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ड्यूरिंग सेक्शुअल डिज़ायर, यानी सेक्शुअल कंटेक्ट के दरमियान, सेक्शुअल कंटेक्ट के दौरान ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है ये क्रिएट करती है बिकॉज देयर इज प्रेजेंट अ ह्यूज नंबर ऑफ सेंसरी टिश्यूज, सेंसरी नर्व्स। देखिए अभी तक हमने जो है वो डिटेल से बात की मुख्तलिफ़ किस्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें हमने बात की एसेसरी ऑर्गन्स के हवाले से और प्राइमरी ऑर्गन्स के हवाले से, और इसके साथ साथ इंटरनल जेनिटिलिया और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अभी हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजीज क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स किस तरह क्रिएट होते हैं, कौन से एरियाज है वेयर देयर इज प्रोड्यूस हार्मोन्स, वो कौन से ऑर्गन्स है वेयर देयर इज प्रोड्यूस ओसाइट्स और ओवम। तो इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट देम। ओजेनेसिस, ओजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओजेनेसिस, यानी ओवा की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ओजेनेसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड एमसीक्यूज के लिए भी। द टोटल सप्लाई ऑफ ओसाइट्स आर प्रेजेंट एट बर्थ, यानी एक फीमेल की पैदाइश के वक्त ये नाउन होती है कि उसके लाइफ के जो है इसका लाइफ की जो ड्यूरेशन है इसके दरमियान कितनी ओवम की या कितनी ओजेनेसिस, कितनी ओवा की प्रोडक्शन होगी, ये पहले से नाउन्स होती है, क्योंकि ओवरी के दरमियान पहले से मिलियंस ऑफ या जो है 2 मिलियंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ओवम जो है ये पहले से नाउन होती है कि ये एक फीमेल की लाइफ में जो है ये इसकी ओजेनेसिस होगी और ये मेच्योर टाइप में जो है ये कन्वर्ट होगी। ओनली 2 मिलियन ओसाइट रिमेन एट बर्थ, एक बर्थ के दौरान यानी पैदाइश के दौरान एक फीमेल बेबी के ओवरी के दरमियान या ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन कॉल्ड एट्रेजिया ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो देखिए प्यूबर्टी से पहले मेजॉरिटी ऑफ द ओसाइट्स जो है ये डीजनरेट्स होते हैं, ये खत्म होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एट्रेजिया, यानी द डीजनरेशन, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओसाइट्स बिफोर प्यूबर्टी इज कॉल्ड एट्रेजिया। तो देखिए ज़्यादातर जो है ये चाइल्डहुड के दरमियान यानी पैदाइश से लेके 14 या 12 ईयर्स के दरमियान इस ड्यूरेशन में मेजॉरिटी जितने भी ये ओसाइट्स है ये डीजनरेट होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं। बाई प्यूबर्टी ओनली 4 लेग ओसाइट रिमेन फॉर लाइफ टाइम, और इसी तरह प्यूबर्टी के दौरान जो है वो 4 लेग जो है वो ओसाइट वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं और लाइफ के ड्यूरिंग टाइम में यानी एवरी मंथ 1 ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है, इसकी रिजनरेशन होती है, वो मजीद जो है वो मेच्योर शेप जो है वो इख्तियार कर देता है। तो मतलब यह है कि पैदाइश के वक्त एक फीमेल की ओवरीज में 2 मिलियन ओसाइट प्रेजेंट होता है, इनमें से मेजॉरिटी जो है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है और इसी डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं एट्रेजिया। आफ्टर प्यूबर्टी जो कि 12 या 14 या 13 ईयर्स में जो है प्यूबर्टी काज होती है, प्यूबर्टी
के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होना स्टार्ट होती है, तो इस दौरान एक फीमेल की ओवरी के दरमियान 4 लेग ओसाइट वो प्रेजेंट होते हैं और इन 4 लेग में से वन जो है वो ओव्यूलेट होती है और इसके लिए जो है वो 24 डेज जो है वो रिक्वायर्ड है। अब फीमेल में ओव्यूलेट अबाउट 480 गेमीट्स इन लाइफ और एक फीमेल अपनी ज़िंदगी में जो है वो 480 यानी 480 गेमीट्स या ओवम जो है इसकी प्रोडक्शन करती है, ये ओव्यूलेट होती है, इसकी फॉर्मेशंस होती है। तो मतलब ये है कि इसमें मज़ीद जो है, क्योंकि एवरी 28 डेज बाद एक ओवम की प्रोडक्शंस होती है और इस प्रोडक्शंस के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड्स एट मेनोपाज। अब ये ओवा की प्रोडक्शन जो है ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से और मेनोपाज पे यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये एंड होती है, यानी ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और मेनोपाज पे ये खत्म होती है। ओसाइट आर मैच्योर्ड इन डेवलपमेंटल ओवेरियन, जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स है जिसके जरिए ये ओवा की प्रोडक्शन होती है। तो देखिए इस स्लाइड्स के लिए, इस स्लाइड में आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है कि फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल बेबी के पैदाइश के वक्त इसके ओवरीज में कितनी मिलियंस जो है वो ओसाइट्स होते हैं, फिर प्यूबर्टी के बाद कितने जो है वो रिमेन्स लेफ्ट, कितने जो है वो रहते हैं, इसके बाद कितने गेमीट्स जो है इसकी फॉर्मेशन होती है 480 गेमीट्स। क्योंकि अगर हम लाइफ की उसकी ड्यूरेशन उसको मेजर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम 12 ईयर से जिस पे जो है ओवा की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है और 45 या 50 ईयर्स पे इसकी टर्मिनेशन होती है, तो इस दौरान अगर हम 28 डेज या मंथ्स की कैलकुलेशन करें तो इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 480 जो है वो मंथ्स आते हैं और इन 480 मंथ्स में जो है वो एक गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का मतलब क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स क्या है। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइकिल्स का मतलब ये है इनसाइड द ओवरी ओवा की फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल फॉर एग्जांपल एक फीमेल है वो मैरिड है, फर्टिलाइजेशन आ गया तो इसके बाद ज़ाहिरी बात है जो है वो प्रेगनेंसी की टाइम स्टार्ट होती है जो कि 9 मंथ है। लेकिन अगर ये फीमेल जो है फॉर एग्जांपल ये मैरिड नहीं है तो इसमें लेट सपोज ओवा की प्रोडक्शंस भी हो गई, ओवा आ गया इनटू द फिलोपियन ट्यूब्स में कोई स्पर्म नहीं है, नीचे जो है यूट्रस की जो है रीजनरेशंस भी हुई है, वहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यूज वगैरह इस तरह कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया। तो ये जितना भी चेंजेस आ गया है इनसाइड द यूट्रस में इम्प्लांटेशंस के लिए, तो इसकी शेडिंग्स होती है और इस शेडिंग्स को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो और ये एज ए ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग, ये जितने भी शेडिंग्स है इसकी डिजेनरेशन होती है और ये वेजाइना के जरिए एज ए ब्लड इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो देखिए ये थ्रू आउट प्रोसेस इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी ओवा की प्रोडक्शन से लेके मेंस्ट्रुअल फ्लो तक इस साइकिल को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 प्रोसेस पे कंसिस्ट, एक है ओवेरियन साइकिल, दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ओवेरियन साइकिल्स क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो देखिए ओवेरियन साइकिल क्या है, ओवेरियन साइकिल का मतलब यह है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ओवेरियन साइकिल का मतलब यह है कि एवरी 28 डेज बाद, यानी हर 28 डेज के बाद एक ओवा की प्रोडक्शन होती है और ये ओवा की प्रोडक्शन ये मुख्तलिफ किस्म के इसके स्टेजेस है। तो इन स्टेजेस की वजह से और मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स है जो कि ओवा की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, तो इस प्रोसेस को यानी ओवा की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर एंड लूटियल फेज। अब देखिए ओवेरियन साइकिल के 2 फेजेस है, एक को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज और दूसरे को हम कहते हैं लूटियल फेज। फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच। अब देखिए जो फॉलिकुलर स्टेज है इसको स्टिमुलेट किया जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या एफएसएच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन्स ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी फॉलिकुलर स्टेज को कौन एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है एफएसएच। एफएसएच का मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The primordial follicular ultimately develop into tertiary follicles। और FSH का काम यह है कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स को कन्वर्ट करता है इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स या इनटू अमेच्योर फॉलिकल्स। द फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ ये फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन्स को भी रिलीज कर सकता है। व्हेन एस्ट्रोजन लेवल अटेन अ पीक इट स्टिमुलेट LH। और जब तो देखिए
आप लोग इसको रिमेंबर करें, एफएसएच जो है ये फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट कर दे। जब फॉलिकल स्टेट स्टिमुलेट हो जाए तो फॉलिकल स्टेट सिंथेसाइज करता है एस्ट्रोजीन को, एस्ट्रोजीन स्टिमुलेट करता है एलएच को या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ओव्यूलेशन आकर इन रिस्पांस टू एलएच एज ए रिजल्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एट अबाउट 14 डेज। तो देखिए मेंस्ट्रुअल की जो फ्लो है या मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है वो 28 डेज पे कंसिस्ट है और इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस है कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 70 डेज पे कौन सा प्रोसेस होता है, फिर 7 से लेके 14 डेज पे कौन सा प्रोसेस होता है और फिर 14 से लेके 28 डेज तक जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो देखिए इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस है। तो ओवा की फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के या ओव्यूलेशन साइकिल के 14 डेज पे ओवा की फॉर्मेशन होती है और इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल्स के रप्चर करते हैं। और ये रप्चर किस तरह होते हैं इसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये 2 स्टेप्स है, यानी ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, वन है फॉलिकुलर फेज एंड दूसरा है लुटियल फेज। अब फॉलिकुलर फेज क्या है? दिस इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवियम विद डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल विच एक्सटेंड फ्रॉम द 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की 5 डेज हो जाए, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग का 5 डेज हो जाए, तो इसके बाद जो है दोबारा फॉलिकुलर फेज ये एक्टिवेट होता है और मजीद नेक्स्ट मंथ के लिए ओवा की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। Ovarian follicular are glandular structure present in the cortex of the ovary. Each follicular consists of the ovum surrounded by the epithelial cell. तो देखिए हर एक फॉलिकुलर के अंदर प्रेजेंट होता है एक ओवम और ये ओवम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलिकुलर फेज ये कन्वर्ट होता है इनटू द मैच्योर एग्स और इसके सराउंडिंग्स में मुख्तलिफ टाइप के एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शंस करते हैं ओवम की। अब ये उसके फेजेज है, यानी ओवेरियन साइकिल या फॉलिकुलर फेज यानी वो कौन से फेजेज है जिसमें ओवा की प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले इसके फेजेज क्या है? प्राइमोडियल फेज, ये जो आप लोगों को स्मॉल मिन्यू टाइप के आप लोगों को ये बॉडीज नजर आती है उसको हम कहते हैं ये फॉलिकुलर बॉडीज है और इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकुलर्स, यानी ये मैच्योरिटी की तरफ जो है ये चली जा रही है। तो इसके बाद जो आप लोगों को स्लाइटली बिग शेप नजर आती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकुलर। इसके बाद ये कन्वर्ट होती है इनटू ओसाइट, फिर ओसाइट कन्वर्ट होती है इनटू सेकेंडरी फॉलिकुलर और फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर के सराउंडिंग्स पे पाई जाती है ग्रेफियन फॉलिकुलर और फाइनल स्टेज में ग्रेफियन फॉलिकुलर्स की रप्चर्स होती है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेफियन फॉलिकुलर रप्चर्स, फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं इसकी इस स्टेज का रप्चर हो गया। तो इस रप्चर के रिजल्ट में देखिए ये एक ईग रिलीज हो गया और दूसरी साइड पे उसके ये जितनी भी ग्रेफियन फॉलिकुलर्स है ये इसकी डिजनरेशन हो गया और उसको हम कहते हैं कार्पस लूटम और ये कार्पस लूटम मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। तो ये वो 3-4 स्टेजेस है जिसके जरिए एक ईग की फॉर्मेशन होती है और इसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल के फॉलिकुलर स्टेज। यानी ओवेरियन साइकिल के 2 स्टेज है, एक को हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टेज और दूसरे को हम कहते हैं लुटियल स्टेज। तो फॉलिकुलर स्टेज क्या है? फॉलिकुलर स्टेज में ये मुख्तलिफ किस्म के फॉलिकल्स है जो कि कन्वर्ट होती है इनटू मैच्योर फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स को हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स और ये ग्रेफियन फॉलिकल्स में आ जाती है ओव्यूलेशन के प्रोसेस और ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ग्रेफियन फॉलिकल्स की रप्चरिंग होती है और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रप्चरिंग वन एग इज प्रोड्यूस। इसके बाद जो दूसरा फेज है उसको हम कहते हैं लुटियल फेज। लुटियल फेज बिगिन आफ्टर ओव्यूलेशन। तो देखिए इस एंड स्टेज में हमने बात की कि जब मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल्स की रप्चर हो जाए तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स एक ईग जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी द रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड द सिंथेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ ईग इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो देखिए ये लुटियल फेज इसके बाद जो है यानी ईग के फॉर्मेशंस के बाद स्टार्ट होती है। ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप इनटू कार्पस ल्यूटम। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल ये ग्रेफियन फॉलिकल्स है और इसके अंदर ये ईग जो है ये प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसकी ओव्यूलेशन हो गई, अब ये ईग तो बाहर आ गया, इसके बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये तो रह गया, ये तो ओवरी के अंदर ये रह गया। तो अब ये ग्रेफियन फॉलिकल्स ये कन्वर्ट होती है इनटू कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटियम नो बिगिन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ये कार्पस ल्यूटियम जो कि बन गया है एज ए रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन ये बना लेता है प्रोजेस्टेरॉन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फ्रॉम विच एरियाज ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स या फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द लुटियल फेज प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर्म। तो ये आप लोग रिमेंबर करें। If pregnancy does not occur, the corpus luteum degenerate, otherwise it persists for 3 to 4 months.
तो देखिए अगर प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल द फीमेल इज़ मैरिड, जब फीमेल मैरिड हो और इसी तरह ग्रेफियन फॉलिकल्स की रप्चर हो जाए, ईग बन जाए, ईग के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन आ जाए, स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन आ जाए, तो अगर फर्टिलाइजेशन आ गया, फर्टिलाइजेशन वाक़या हो गया, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स ये 3 से लेके 4 मंथ तक जो है ये मौजूद रहता है और ये टाइम टू टाइम ये मुख्तलिफ टाइप के प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अदरवाइज इट परसिस्ट फॉर 3 to 4 months, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। तो देखिए अगर प्रोजेस्टेरोन जो है फॉर एग्जांपल द फीमेल इज़ मैरिड और इस मैरिड फीमेल में फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इसका मतलब यह है कि इस मैरिड फीमेल में फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें ये हार्मोन जो है ये प्रेजेंट होता है, ये तकरीबन 3 से लेके 4 मंथ तक प्रेजेंट होता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेंस्ट्रुअल जो है ये अगेन ओवा की फॉर्मेशन इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गया तो मज़ीद दूसरी जो है वो ओवा की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है ताकि दोबारा प्रेगनेंसी वाक़या ना हो जाए। क्योंकि अगर फीमेल मैरिड हो जाए फिर भी वो इन प्रेगनेंसी के दौरान वो मज़ीद सेक्शुअल कंटेक्ट करता है अपनी पार्टनर के साथ, तो इस दौरान अगर एक दफ़ा प्रेगनेंसी वाक़या हो गई है तो मज़ीद दोबारा प्रेगनेंसी को रोकने का काम है वो है प्रोजेस्टेरोन का। और अगर फीमेल मैरिड नहीं है तो ये हार्मोन जो है ये एब्सेंट होता है और दोबारा ये लूटियल फेज या दोबारा ओवेरियन साइकिल जो है वो स्टार्ट कर लेता है और मजीद नेक्स्ट 28 डेज के लिए दोबारा नेक्स्ट ओवम की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है।